आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक परीक्षा 2026 गणित विषय का पेपर हल करेंगे जो 24 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया था। पहला प्रश्न लेते हैं इसमें सेक्शन ए, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो पहले का पहला प्रश्न लेते हैं। संख्याओं 16 और 20 का एचसीएफ होगा। 16 और 20 का एचसीएफ हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 20 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 4, 4 पंजे 20। अब हमें पूछा गया है इसमें एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जिसमें ऐसी संख्या लेनी जो दोनों में हो, जोड़ा बनाना हो। तो यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है और एक 2 का बन रहा है। तो 2 गुणा 2, तो एचसीएफ आ गया 4। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब। प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? 0.5 ये परिमेय है, 0.5 बार ये भी परिमेय है, और द ऑप्शन है 5 ये भी परिमेय है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर स। तीसरा प्रश्न है, दिए गए ग्राफ y बराबर पी एक्स के लिए बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। इसके उतने ही शून्यक होंगे जितना ये एक्स अक्ष को काट रहा है। तो ये एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा है, तो इसके शून्यक होंगे 2। तो ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के लिए y का मान होगा। y का मान इसमें हमें ज्ञात करना है। तो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? समीकरण दिया हुआ है इसमें x माइनस 3y बराबर में 19। तो x का मान 4 रख देते हैं यहाँ पे, 4 माइनस 3y बराबर में 19। 4 इधर ही रख देते हैं, प्लस का 19 इधर आके माइनस का 19 हो जाएगा, और 3y माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3y। 3y बराबर 4 में से 19 घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा, और 3 जाएगा भाग में, माइनस 15 में 3 का भाग लगेंगे तो माइनस का 5 आएगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर अ। 5वां प्रश्न पूछा गया था, समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d के n पदों का योग होगा। इसमें n पदों का योग पूछा है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द। मतलब सूत्र पूछा गया था n पदों के योग का। तो एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो उत्तर हो जाएगा द ऑप्शन। छठा प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11 और 10वां पद 20 हो तो उसके 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद a बराबर 11 है, 10वां पद 10वें पद को लिखेंगे a 10 बराबर 20। अब हमें योग ज्ञात करना तो हम सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस ए एन। अब इसमें हम मान रख देते हैं, एस एन का मान कितना है 10, क्योंकि 10 पदों का योग बोला गया है। n बटा 2 10 बटा 2, a का मान 11 प्लस ए एन, एन का मान कितना यहाँ पे 10 है, 10 बटा 2 हो जाएगा 5, 11 प्लस ए 10 का मान है 20, 5 गुणा 20 और 11 हो जाएगा 31, और 31 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 5 3 15। तो उत्तर आएगा 155। ये आ गया एस 10, मतलब 10 पदों का योग। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, 155। दी गई आकृति में यदि पी क्यू और आर एस समांतर है, ये इसमें जो दिया हुआ है आपको, पी क्यू जो है इसके क्या है, समांतर है। तो ये जो है ये एकांतर कोण बन रहा है यहाँ पे इस प्रकार से, ये जेड की स्थिति बन रही है। ये कोण 58 है, तो ये कोण भी कितना होगा 58। तो यहाँ पे हम इस कोण को 58 लिख सकते हैं। ये कोण कितना हो जाएगा 58 डिग्री। पी ओ आर जो है 118 डिग्री है, तो कोण पी का मान ज्ञात करना है, ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये एक सीधी लाइन है, यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, एक तो पी ओ क्यू और एक पी ओ आर। इन दोनों का योग जो है 180 डिग्री होगा, रेखिक युग्म कोण इसलिए। तो पी ओ क्यू ये हमें पता नहीं है, वो हम ज्ञात कर रहे हैं। पी ओ क्यू प्लस पी ओ आर हमें दिया हुआ है 118 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, दोनों का योग है। अब यहाँ से हम पी ओ क्यू ज्ञात करेंगे, तो बराबर में 180 डिग्री है ही है, प्लस का 118 उधर जाके माइनस का 118 हो जाएगा। तो पी ओ क्यू बराबर, ये घटा देंगे इसमें से तो आएगा 62 डिग्री। 8 2 10 11 6 17 1 18, 62 डिग्री। ये कोण कितना आ गया 62 डिग्री। और ये कोण क्यू जो है वो कितना आ गया था 58 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण पी प्लस 58 डिग्री एकांतर कोण और 62 डिग्री
बराबर में 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ के हम 180 डिग्री में से घटा देंगे। तो 180 डिग्री इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 6 और 5 11 और 1 12, 120 डिग्री इसमें से घटा देंगे। तो 180 में से 120 गया, उत्तर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 60 डिग्री। अगला प्रश्न लेते हैं, 8वां प्रश्न। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? अनंत, 1, 0 या 2। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में टीपी व टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं हैं और पी ओ क्यू कोण दिया हुआ है 125 डिग्री और पी टी क्यू कोण पूछा गया है। ये कोण हमें दिया हुआ है और ये कोण हमें पूछा गया है। तो ये आमने सामने के जो दोनों कोण होते हैं, इसमें दोनों कोण जो है संपूरक कोण होते हैं, इन दोनों का योग 180 डिग्री बताया। तो पी ओ क्यू और पी टी क्यू इन दोनों का योग कितना होगा? 180। पी ओ क्यू हमारे पास है 125 डिग्री और प्लस पी टी क्यू जो हमें ज्ञात करना है बराबर में कितना है? 180 डिग्री। अब पी टी क्यू ज्ञात करना है तो पी टी क्यू यहीं रहेगा, बराबर में 180 डिग्री है। 125 प्लस का उधर जाके 125 माइनस का हो जाएगा और 180 में से 125 घटा देते हैं। पी टी क्यू बराबर 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 17, 17 में से 15 गए, 17 में से 12 गए 15, तो आंसर आ गया 55 डिग्री। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ऑप्शन वाला सवाल है, उस हिसाब से आप फटाफट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आया। तो पहला बिंदु ए मान लेते, दूसरा बिंदु बी मान लेते, इनका मध्य बिंदु है पी जो है x, y। तो इसके निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। पहला बिंदु जो है वो x1 y1 है और दूसरा बिंदु जो है वो पहला बिंदु x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है। x1 का जो मान है वो है 4, x2 का मान है -2 और बट्टे में आ जाएगा 2, y1 का मान है -1 और y2 का मान है -3 बट्टे में 2। अब 4 में से 2 गया 2, 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, -1 और -3 -4 होगा, -4 में 2 का भाग लगाएंगे तो -2 आएगा। तो फाइनली इसका मध्य बिंदु आ गया 1, -2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन से हमें कॉस ज्ञात करना है, तो कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर। तो 1 - साइन स्क्वायर करना है, तो साइन ए का मान 4/5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16/25। अब 1 में से 16/25 घटाएंगे तो 25 का इधर गुणा हो जाएगा, 25 में से 16 गए 9, 9/25। ये मान किसका आया? कॉस स्क्वायर का आया। तो हमें निकालना कॉस ए, तो स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, 9 का रूट 3 और 25 का रूट 5। तो उत्तर आ गया 5/3, सॉरी 3/5 इसका उत्तर हो जाएगा कॉस ए का मान। तो ऑप्शन नंबर जो है द इसका सही उत्तर है 3/5। अगला प्रश्न है, भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। ए बी एक क्या है? छड़ है, 1 मीटर लंबी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो बिंदु सी पर कोण 30 डिग्री बन रहा है। उसकी छाया की लंबाई, छाया यहाँ पे है BC। अब इसमें हम लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब है यहाँ पे AB और आधार है BC। tan थीटा का मान है 30 डिग्री। AB है 1 और BC हमें ज्ञात करनी है। BC छाया की लंबाई है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर में 1/BC। वज्र गुणा करेंगे तो BC का 1 से गुणा BC और √3 का 1 से गुणा √3 मीटर। BC यहाँ पे क्या है? छाया है। तो इसका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए, √3 मीटर। अगला प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यदि एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यदि एक लघु त्रिज्यखंड का कोण क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे ना, पीछे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रहेगा। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 54। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², पाई का मान रख देते हैं 22/7 और r का मान यहाँ पे त्रिज्या दी हुई 7 × 7 और माइनस से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 7 से 7 तो कट गया, तो 22 का 7 से गुणा करेंगे तो 154 और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 54। 154 में से 54 घटाएंगे तो आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, r त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, 4/3 πr², 4πr3। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, 4πr²। अगला प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।
तो सबसे पहले लिखेंगे घन की भुजा, जिसको हमने ए माना है और 1 सेंटीमीटर है। पूछा गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका सूत्र होता है 6a²। तो 6 गुणा ए का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 का 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, और क्षेत्रफल में इकाई लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी ध्यान रखना, ए और बी में अगर आपने बी कर दिया तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। बहुलक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सबसे अधिक जो बारंबारता है ना एफ, वो 16 है, जिसके संगत एक्स का मान 16 के संगत एक्स का मान 6 है, और जी ये जो एक्स का मान है वही क्या है? बहुलक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। निम्न बंटन के माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा होगी, और यहाँ पे अंक दिए हुए, सी एफ दी हुई, सी एफ निकालने की जरूरत नहीं है, और सी एफ में जो ये लास्ट वाला मान होता है ना, ये हमेशा एन होता है। तो आप यहाँ n बराबर 25 लिखेंगे, फिर n/2 निकालेंगे, 25 में 2 का भाग लगाएंगे 12.5, तो 12.5 के बराबर, या उससे ठीक बड़ी संचित बारंबारता 12.5 के बराबर तो कोई है नहीं, 12 से जस्ट बड़ी जो है वो है 18, जिसके संगत वर्ग अंतराल, तो 18 के संगत वर्ग अंतराल है 20 से 30, और 20 से 30 में निम्न सीमा जो है वो है 20। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। एक सिक्के के एक उछाल में चित्त आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्के के एक उछाल में चित्त आने की प्रायिकता, चित्त जो है वो एक बार आ सकता है, अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम है 2, तो इसका उत्तर आएगा 1/2। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पहले प्रश्न के अंदर कुल 18 प्रश्न थे जो सारे MCQ के प्रकार के थे। अब हम लेते हैं दूसरा प्रश्न जो खाली जगह में है 1 से लेकर 6 तक। पहला प्रश्न लेते हैं, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि मूल बराबर या वास्तविक होते हैं जब d बराबर क्या होता है 0, ये भी लिख सकते हैं, या फिर b² - 4ac = 0, या फिर आप b² = 4ac भी लिख सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी a + d a + 2d के लिए n वा पद, a n का सूत्र पूछा था, तो यहाँ खाली जगह में लिखना था a + n - 1 गुणा d। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती है, तो खाली जगह में आएगा समानुपाती। एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के खाली जगह होती है लंबवत होती है, तो यहाँ खाली जगह में आपको लिखना था लंबवत। पांचवा प्रश्न पूछा गया, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री - कॉट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर होगा। तो कोसेक स्क्वायर इसमें आप मान रख के भी कर सकते हैं, और सीधा इसमें सरसमीका भी होती है। कोसेक स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इस प्रश्न इसका उत्तर आएगा 1। मान रखेंगे करके करेंगे और उसमें भी 1 ही आएगा। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। ये थे 6 सवाल, दूसरे में सारे आसान सवाल थे। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा, जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए 1 से लेकर 12 तक। 12 सवाल पूछे गए छोटे छोटे। पहला प्रश्न है, संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता हो? ये आपके किताब के उदाहरण में से पूछा गया था। इसका हल हम अपन देख लेते हैं। यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अगर कोई भी संख्या 0 पर ख़त्म हो रही है, ठीक है, तो उसमें हमेशा 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अर्थात 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। अगर हम 4 की घात n को अगर हम इसके टुकड़े करें तो 2 की घात 2 गुणा 2 इसकी घात n आएगी। तो इसमें 2 तो है पर 5 नहीं है, 5 आनी चाहिए, 5 है नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि 4 की घात n को हम 2 की घात 2n लिख सकते हैं। इसी कारण 4 की घात n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता में हमें ये निश्चित कराती है कि 4 की घात n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई भी और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। इसने यही पूछा है n का कोई ऐसा मान है, तो आपको लिखना था n का ऐसा कोई मान नहीं है जिससे कि 4 की घात n 0 पर समाप्त हो, क्योंकि इसमें 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है। ये इसका उत्तर आपको लिखना था। 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड करने थे। सबसे पहले 144 लेते हैं, इसमें 2 का भाग लगाएंगे 72 बार, 72 में 2 का भाग लगाएंगे 36 बार, 36 में 2 का भाग लगाएंगे 18 बार, 18 में 2 का भाग लगेंगे 9 बार, और 9 में भाग जाएगा 3 का 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। फिर आपको लिखना था 144 बराबर
2 कितनी बार, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 गुणा 3 है 2 बार, तो 3 की घात 2। ये इसका उत्तर हो जाएगा फाइनली 1 नंबर का प्रश्न। आसान प्रश्न है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य हो, तो इसके शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंधों को लिखिए। तो इसके आपको संबंध लिखने थे। पहला लिखना था शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो होता है -b/a। और दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, जो बराबर होता है c/a के। ये 2 पॉइंट आपको लिखने थे। 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रेखिक समीकरण युग्म x + y = 5 और x - y = 1 का हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करने का मतलब है x और y का मान ज्ञात करना था। x + y = 5, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। x - y = 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या होगा, प्लस का y और माइनस का y तो कट जाएगा। x और x जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, 5 और 1 जुड़ जाएगा 6। अब ये 2 जाएगा भाग में, 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, तो फाइनली x का मान कितना आ गया, 3। अभी x का मान आया वो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान 3 प्लस y बराबर में 5, तो y बराबर 5, प्लस का 3 उधर भेजेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 2। तो ये उसके उत्तर आ गए, x बराबर 3 और y बराबर 2। 1 नंबर का प्रश्न, आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी दी हुई 1 3 5 का अंतिम पद 19 हो तो श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या का मतलब है हमें n ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 1, सार्वंतर d। सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, 3 में से घटाएंगे, कितना आएगा 2। अंतिम पद कितना है, 19 है, और अंतिम पद को हम लिखेंगे an से, तो an बराबर आ गया 19। अब an का सूत्र लगाएंगे, a + n - 1 गुणा d बराबर में 19। अब a का मान इसमें रख देते हैं 1, n का मान तो पता नहीं है, और d का मान है हमारे पास में 2 बराबर में 19। n - 1 गुणा 2, 19 प्लस का 1 उधर भेजेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा। n - 1 गुणा 2, 19 में से 1 का गया 18। अब 2 गुणा में चला जाएगा भाग में, और 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, माइनस का 1 उधर चला गया, कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो गया 10। प्रश्न में ये पूछा गया था पदों की संख्या, तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर आ जाएगा 10। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB 2 स्पर्शरेखा खींची गई। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, बाहर एक बिंदु P है, उससे एक तो PA और एक PB स्पर्शरेखा खींची गई, जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। हमें कोण ज्ञात करना है POA। POA के लिए हमें पहले इसको मिलाना पड़ेगा। तो हमें जो है ये कोण पूछा गया है, जो ब्लू कलर से मैं आपको कर रहा हूँ, इतना कोण पूछा गया है POA। ठीक है, तो 1 नंबर का सवाल है, तो आपको उसके अनुसार ही करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो कोण बन रहा है ना AOB पूरा केंद्र पे, और कोण APB जो स्पर्शरेखाओं के बीच में बन रहा है APB, इन दोनों का कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो AOB हमें पता नहीं है, प्लस APB हमें पता है 80 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। अब 80 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, AOB बराबर में 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 80 डिग्री। AOB बराबर 180 में से 80 घटाएंगे तो आएगा 100 डिग्री। AOB पूरा कोण आ गया 100 डिग्री। तो POA जो है ना, वो AOB का आधा कोण है। अब ये अगर 3 नंबर में आता तो हम इसको पूरा बड़ा करते, बाकी 1 नंबर का है इसलिए हम इसको शॉर्ट में करेंगे। POA जो है ना, वो आधा है किसका, कोण AOB का। तो 1/2 AOB कितना आया 100 डिग्री, और 100 का आधा हो जाएगा 50 डिग्री। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया POA कितना आ गया 50 डिग्री। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं -3,4 और 7,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले बिंदु को A मान लेते हैं, दूसरे बिंदु को B मान लेते हैं। दूरी का सूत्र लगा देते हैं। दूरी का सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 का मान है 7 और x1 का मान है -3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 का मान है 2 माइनस y1 का मान है 4, इसका स्क्वायर। 7 और 3 जोड़ेंगे 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, प्लस -2 का स्क्वायर, 2 में से 4 कटेंगे -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और 100 और 4 जोड़ेंगे तो आएगा 104। अब 104 में से कुछ कॉमन आता है तो ले लेते हैं अपन। तो 2 का भाग लगाएंगे इसमें 52 बार, 2 का भाग लगाएंगे इसमें 26 बार, 2 का भाग लगाएंगे इसमें 13 बार, और 13 का इसमें जाएगा 1 बार।
तो इसमें से 2 का जोड़ा बन रहा है ना, तो 2√26 इसका आंसर आ जाएगा। और इसमें मात्रक लिखेंगे इकाई। ठीक है, तो इसका उत्तर ये फाइनल है, क्योंकि इसमें 2 जो है जोड़ा बनेगा 2 बार आ जाएगा। अगला प्रश्न है साइन ए कॉसेक ए प्लस सेक ए कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको पता है कॉसेक ए जो होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है और सेक ए एक कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो साइन को हम साइन ही रखेंगे और गुणा में कॉसेक की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin ए। इसी प्रकार सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ए और कॉस को हम कॉस ही रखेंगे। अब आप देख रहे होंगे साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो फाइनली क्या बचा 1 + 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका उत्तर आएगा 2। अगला प्रश्न पूछा गया था एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 1/4 πr²। मान रख देते हैं 1/4, पाई का मान रखेंगे 22/7 और r का मान है 7 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिखेंगे 7 × 7। यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 से 7 कट गया, 2 का भाग 4 में 2 बार और 22 में गया 11 बार। अब कोई भी संख्या नहीं कट रही है, तो ऊपर आ गया 11 × 7 और नीचे क्या बचा 2। 11 का 7 से गुणा करेंगे 77 और नीचे आ गया 2 और 77 में 2 का भाग लगेंगे तो आएगा 38.5 और इकाई लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर होगी 21 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण थीटा बराबर होगा 60 डिग्री। अब हमसे पूछा गया चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र होता है πr θ/180। तो पाई का मान रख देते हैं 22/7, आर का मान रख देते हैं 21, थीटा का मान 60 और बट्टे में 180 डिग्री। काटा पीटी कर देते हैं, 0 से 0 गया, 7 का 1 बार, 7 का इसमें 3 बार, 6 का इसमें 1 बार, 6 का इसमें 3 बार और 3 से 3 कट गए। तो फाइनली उत्तर आ गया, सारी संख्या कट गई, उत्तर क्या आ गया 22 और चाप की लंबाई में सिर्फ लगेगा सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर आएगा 22 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न नीचे दिया गया बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है, विद्यार्थियों के भार का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें बहुलक वर्ग पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना पड़ेगा यहाँ सर्वाधिक विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी है वो है 9, जिसके संगत वर्ग अंतराल 9 के संगत जो वर्ग अंतराल है वो है 60 से 70 और ये जो 60 से 70 है ना, यही जो है विद्यार्थियों के भार का बहुलक वर्ग है। तो इसका उत्तर है 60 से 70, ये इसका बहुलक वर्ग है। ये प्रश्न जो है 1 नंबर का पूछा गया था, आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्त अंक नीचे एक सारणी में दिए गए, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। x के मान 1 2 3 4 5 और f के मान 1 2 4 2 1। इसको हम प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। तो x सबसे पहले f के मान लिखोगे, फिर सबसे पहले x के मान, फिर f के मान, फिर हम निकालेंगे f i x i। तो गुणा कर देते हैं इसका, 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 से गुणा 4 और 4 का 3 से गुणा 12, 4 का 2 से गुणा 8 और 5 का 1 से गुणा 5। अब हमें 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो सिग्मा एफ आई मतलब सब एफ वालों को जोड़ना है, जोड़ देते हैं। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 1 10। इन सबको जोड़ देते हैं, 12 और 8 20, 5 और 4 9 और 1 10, 20 और ये 10 हो गए 30। अब हम लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से माध्य x बार बराबर, इसका सूत्र है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो इसका मान आया 30 और इसका मान आया 10 और 30 में 10 का भाग लगाएंगे तो आएगा 3। तो 3 इसका उत्तर हो जाएगा। ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। ये खंड अपना सेक्शन ए पूरा होता है। अब हम लेते हैं खंड ब, जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है 2 नंबर के। पहला चौथा प्रश्न है x² - 6x + 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो पहली संख्या जो है x² आगे कुछ नहीं 1 है और लास्ट संख्या 8। 1 और 8 का गुणा करेंगे 8। 8 पे किस किस का भाग जाता है 1 2 4 और 8 का। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जोड़ने पर 6 आ जाए। तो 4 और 2 जो है इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है 6 और 4 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 8। तो x² - 6 की जगह हम लिखेंगे 4 + 2 और फिर x है ये और प्लस का 8 बराबर में 0। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का गुणा होगा तो माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 8 बराबर में 0। आगे वाले दोनों पदों में x कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा x - 4। फिर यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आ रहा है -2, तो यहाँ बचेगा x - 4 बराबर में 0। अब दोनों पदों में जो है x - 4 कॉमन है, पीछे बचा x - 2 बराबर में 0। अब इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं। x - 4 बराबर 0
और x माइनस 2 बराबर में 0। माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अतः शून्यक 4 व 2 है। इस प्रकार से आपको इसको हल करना था। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या व उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। समस्या को 2 चर वाली रैखिक समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। इसमें सबसे पहले मानेंगे इकाई अंक बराबर x, दाई अंक बराबर y, फिर 2 अंकों की संख्या निकालेंगे। 2 अंकों की संख्या निकालने का सूत्र होता है 10 गुणा दाई अंक प्लस इकाई अंक। तो 10 गुणा दाई अंक हमने माना y प्लस इकाई अंक माना है x। फिर अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अभी जो संख्या आई ना 10y प्लस एक्स, इसके अंक पलट देते हैं। तो 10 का 10, y की जगह x लिख लेंगे और x की जगह क्या लिख लेंगे y। अब प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं का जो योग है ना, जो पहले वाली संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या, इन दोनों का योग 66 है। पहली वाली संख्या है 10y प्लस एक्स और अंकों को पलटने पर बनी संख्या जो है वो है 10x प्लस y। इन दोनों का योग है 66। 10x और x जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा 11x। इसी प्रकार 10y और y जुड़ेगा तो हो जाएगा 11y बराबर में 66। अब इन दोनों में 11 कॉमन है, पीछे बचेगा x प्लस y बराबर में 66। अभी ये 11 जो गुणा में ना वो चला जाएगा भाग में, और 66 में 11 का भाग जाएगा 6 बार, जो कि 2 चर वाली रैखिक समीकरण है। 2 चर वाली रैखिक समीकरण है। यही हमें पूछा गया था कि आप एक 2 चर वाली रैखिक समीकरण जो है बना के इसमें देनी है आपको। तो वो है x प्लस वाई बराबर में 6। अगला प्रश्न है, प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक एपी बनेगी, समांतर श्रेणी एपी है। सबसे पहले सम संख्या आएगी 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे 8 तक जाएगी, है ना। प्रथम पद इसका 2 है। सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो 4 में से 2 घटाया तो 2। और पदों की संख्या, कितने पद हैं यहाँ पे 15, क्योंकि 15 पदों का योग पूछा गया, तो n का मान हो गया 15। अब हम सूत्र लगाएंगे एस एन का। इसमें मान रख देते हैं एस, एन का मान रखेंगे 15, n बटा 2 तो 15 बटा 2। फिर 2a, तो 2 गुणा a का मान है 2 प्लस n का मान है 15 माइनस 1 गुणा d का मान है 2, 15 बटा 2। 2 गुणा 2 हो जाएगा 4 प्लस 15 में से 14, 14 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 28। 15 बटा 2, 28 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। और 32 में 2 का भाग जाएगा 16 बार। 16 का इससे गुणा कर देते तो 16 पंजे 80, हासिल के 8, 16 और 8 हो जाएंगे 16 और 8 24, 15 छक्के 90, 15 और 9 24। इसका उत्तर हो जाएगा 240। इसका आंसर है प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। अगला प्रश्न, नीचे दी गई आकृति में ए डी ई और बी सी समांतर है। डी ई जो है बी सी के समांतर, ए डी ज्ञात करना था। तो त्रिभुज ए बी सी लेते हैं जिसमें डी ई बी सी क्या है, समांतर है। अगर डी ई बी सी के समांतर है ना, तो इनकी बाकी वाली भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे थेल्सपर में से। तो ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। इसमें मान रख देते हैं। ए डी तो हमें ज्ञात करना है, डी बी हमारे पास 7.2 है, ए ई 1.8 है और ई सी जो है 5.4 है। 7.2 है और ई सी जो है वो है 5.4। अब वज्र गुणा कर देते हैं। 5.4 का ए डी से गुणा करेंगे तो 5.4 ए डी आएगा और बराबर में 1.8 गुणा 7.2। अब 5.4 जो गुणा में ना वो चला जाएगा भाग में, तो 1.8 गुणा 7.2 बटे में 5.4। अब 1.8 ये 18 के पार से कटेगा 1 बार और ये 18 के पार से कटेगा 3 बार। तो ए डी बराबर आ गया 7.2 बटे में 3 और 3 का इसमें भाग लगाएंगे तो जाएगा 24 बार, मतलब 2.4 बार। तो उत्तर आ गया 2.4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। इसमें सबसे पहले आप 2 वृत्त बनाएंगे जिनका केंद्र क्या है, O। तो 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जो जीवा है ना वो है ए बी। यहाँ पे बड़े वृत्त की जो जीवा है वो है ए बी, जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है कहाँ पे, पी पे। सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पी जो है वो जीवा ए बी का समद्विभाजन करता है, मतलब ए पी और बी पी का लाना है, बराबर लाना है। रचना क्या करेंगे, ओ को हम पी से ए
और बी से मिलाएंगे। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो इसका मतलब OP जो है वो लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे AB क्या है, स्पर्शरेखा है, क्योंकि P पे स्पर्श कर रही है। तो इसका मतलब है ये जो कोण है ना ये लंब है, इसका मतलब OPA और OPB दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री। फिर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे, एक तो APO और एक BPO। इसको सर्वांग सम करने का तरीका है OA और OB बराबर है। ये OA और OB क्या है, बराबर है, क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। फिर एक कोण हो गया 90 डिग्री का, और OP दोनों में काम आ रही है, OP OP उभयनिष्ठ हो गई। तो इसमें नियम लग गया समकोण कर्ण और भुजा, RHS नियम लग गया, दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। सर्वांग सम होते हैं इनकी संगत भुजा AP और BP क्या हो गई, बराबर। तो AP बराबर BP बाई CP/CT, संगत भाग बराबर होते हैं। अतः स्पर्श बिंदु P जीवा AB का क्या करता है, समद्वि भाजन करता है। ये सवाल पिछले साल भी आया था और इस साल भी आया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दो बिंदुओं P 8,10 और Q 6,8 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और PQ की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे P Q और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं A। तो मध्य बिंदु A के निर्देशांक x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। इसमें हम मान रख देते हैं x1 का मान, ये जो पहला बिंदु है ना ये है x1 y1, दूसरा बिंदु है x2 y2। तो मान रख देते हैं x1 का मान है 8, x2 का मान है 6 बटे में 2, y1 का मान है 10, y2 का मान है 8 बटे में 2। तो 8 और 6 जब जोड़ेंगे ना तो आएगा 14। 8 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14। 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 7। 10 और 8 हो जाएगा 18। 18 में 2 का भाग लगाएंगे तो 9। एक प्रश्न का उत्तर तो हमें ये मिल गया 7,9। अब हमें ज्ञात करना है पी क्यू की लंबाई, मतलब पी की क्यू से दूरी ज्ञात करनी है। तो पी क्यू की लंबाई मतलब दूरी का सूत्र हमें लगाना पड़ेगा इसमें। इसका सूत्र लगाएंगे √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 में से x1 घटा देते हैं, x2 का मान है 6 माइनस x1 का मान है 8 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है 8 माइनस y1 का मान है 10 इसका स्क्वायर। अब 6 में से 8 जाएगा -2, -2 का स्क्वायर हो गया 4, और 8 में से 10 गए -2, -2 का स्क्वायर हो गया 4। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 8, और 8 का वर्गमूल जो निकलता है वो निकलता है 2√2, और पीछे लिखेंगे इकाई या फिर मात्रक। तो ये इसकी पी क्यू की लंबाई हो जाएगी। तो एकदम आसान प्रश्न पूछा गया था ये भी। अगला प्रश्न है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 tan 45 डिग्री बटा 3 sec 60 डिग्री। इसमें मान रख देते हैं 2 का 2 गुणा का निशान, साइन 30 का मान होता है 1/2 और उसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस 4 गुणा tan 45, tan 45 का मान होता है 1 बट्टे में 3 गुणा sec 60, sec 60 का मान होता है cos 60 का उल्टा, cos 60 होता है sin 30, इसका होता है 2 मान। ठीक है, अब 2 का 2 गुणा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस 4 का 1 से गुणा 4, और नीचे 3 दूनी हो गया 6। अब 2 के बारे से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। फाइनली हमारे पास आया ऊपर 1/2 प्लस आया 4 और नीचे आ गया 6। अब 1/2 और 4 को 1/2 प्लस 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 हो जाएगा 9/2, और इसमें हमें भाग देना है 6 का। तो भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9/12, 6 दूनी 12, और इसको 3 के पार्ट से काटेंगे 3 × 3 9 और 3 × 4 12। इस प्रश्न का फाइनल उत्तर जो है ना वो 3/4 आएगा। अगला प्रश्न है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। ये आपकी किताब का प्रश्न है। ये घोड़ा जो है इसमें ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी की जो लंबाई है वो है 5 मीटर। तो ये वर्गाकार कोने पर है ना, तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो वर्गाकार घास के मैदान की भुजा जो है वो है 15 मीटर। खूंटी की रस्सी की लंबाई है ना वो हमारे लिए आर का काम करेगी, 5 मीटर है, और केंद्रीय कोण यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग का प्रत्यय कोण 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे जो ये बनेगा ना आकृति, ये वाली आकृति, ये त्रिज्यीय खंड होगा। तो इसमें हमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है πr² θ/360।
तो पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान है हमारे पास में 5 गुणा 5, थीटा का मान है 90 और बट्टे में है 360। इसमें काटापीटी कर देते हैं, 0 से 0 गया, 9 का भाग इसमें एक बार, 9 का भाग इसमें 4 बार, फिर 2 का भाग 4 में 2 बार और 22 में भाग गया 11 बार। जो भी संख्या बची उनको लिख लेते हैं। 11 गुणा 5 हो जाएगा 25 और नीचे 7 गुणा 2 हो जाएगा 14। 11 गुणा 5 25 और नीचे 7 गुणा 2 14। अब 11 का 25 से गुणा कर देते, 25 एकम 25 और हासिल के 2, 25 एकम 25 2 27 और नीचे 7 दूनी 14। अब 275 में हम क्या कर देते हैं, 14 का भाग लगा देते हैं। तो 14 एकम 14, पीछे बचा 3 और 1 13, तो यहाँ पे 13 बचा और यहाँ 5 आएगा नीचे। अब 14 का भाग इसमें जाएगा 9 बार, 9 100 36, 36 9 3 12, तो 9 बार भाग गया। शेष फल बचा यहाँ पे 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचा 0। अब पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद यहाँ आएगा 0। तो 14 एकम 14, 14 6 84, 624, 6 एकम 6 2 8 84, 6 बार गया। पीछे बचा इसमें 10 में से 6 4 गए 6, पॉइंट का यहाँ आएगा 0। 14 एकम 14, 14 28, 14 42, 14 56, 4 बार गया, पीछे बचा 4, 14 एकम 14, 14 28, तो फाइनली उत्तर आ गया हमारे पास में 19.64 मीटर स्क्वायर। लगभग ये इसका उत्तर आ जाएगा पॉइंट में। अतः घोड़े का घास चढ़ने योग्य क्षेत्रफल है 19.64 मीटर स्क्वायर। इतना वो जो है घास चढ़ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यक या माध्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले x दिया हुआ है, फिर f दिया हुआ है। अगला कॉलम आपको बनाना था संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता का कॉलम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको f वाली पहली संख्या सेम टू सेम लिखनी है, 2 का 2 आगे से आगे जोड़ना है। 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 में 12 जोड़ेंगे 22, 22 में 10 जोड़ेंगे 32, 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38 और 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40। और ये लास्ट में जो संख्या आ रही है ना वो n का मान है 40/2। फिर आपको लिखना है n/2, 40/2, 40/2 क्या आएगा 20। फिर आपको लिखना है 20 के बराबर, 20 के बराबर या उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो 20 के बराबर तो कोई सी एफ है नहीं, उससे जस्ट बड़ी सी एफ कौन सी है, 22 है, जिसके संगत x का मान जो है जिसके संगत वो है 30। अतः माध्यक m बराबर 30। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको करना था। अगला प्रश्न है, एक बक्से में 3 नीले कंचे है, 2 सफ़ेद कंचे और 4 लाल कंचे। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कुल कंचे, मतलब कुल परिणाम। तो 3 + 2 5, 5 + 4 9, तो कुल कंचे हो गए 9। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये कंचा सफ़ेद है, और दूसरा सवाल है सफ़ेद नहीं है। तो हम लिखेंगे सफ़ेद कंचा प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। तो सफ़ेद कंचे इसमें है कितने, 2 है, 2 में से कोई भी आ सकता है। फिर प्रायिकता सफ़ेद कंचे की प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 2 है और कुल परिणाम 9 है, उत्तर आ गया 2/9। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कंचा प्राप्त नहीं होने के अनुकूल परिणाम। इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, पहले अनुकूल परिणाम निकालने पड़ेंगे। तो सफ़ेद कंचे कितने हैं, 2, वो छोड़ दीजिए, उसमें से बाकी वाला कोई भी आ सकता है, नीला भी आ सकता है, लाल भी आ सकता है। तो कुल अनुकूल परिणाम कितना हो जाएंगे, 7। फिर सफ़ेद कंचा नहीं होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 7 है और कुल परिणाम 9 है, उत्तर आएगा 7/9। ये था अपना सेक्शन बी। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे गए और सारे प्रश्न अथवा में हैं। 14 प्रश्न है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना था, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है। क्रमागत का मतलब है उसमें 1 का अंतर है, और प्रश्नानुसार इनका गुणनफल दिया हुआ 306।
तो इन दोनों का गुणा करेंगे x गुणा x प्लस 1 बराबर में हम लिखेंगे 306। गुणा करेंगे x का x से गुणा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर में 306 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का 306 और बराबर में आएगा 0। अब हम इसको करेंगे द्विघात सूत्र से हल। तो यहाँ a बराबर a होता है x का गुणांक 1, b होता है x का गुणांक जो भी है 1 और c होता है अचर पद जो कि है माइनस का 306। अब हम लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अब इसमें सारे मान रख देते हैं। माइनस b का मान 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4a का मान 1 गुणा c का मान माइनस का 306 और बटे में 2a 2 गुणा 1 माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का माइनस से गुणा हो गया प्लस हो जाएगा, 4 का 1 से गुणा 4 और 4 का उधर गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 4 का 6 से गुणा करेंगे 24 1224 आ गया। बटे में 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा। माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 1224 और 1 जोड़ेंगे तो 1225 और बटे में आ गया 2। तो माइनस का 1 प्लस माइनस 1225 का वर्गमूल होता है 35 और बटे में आ गया 2। ये किसका मान आया? x का मान। अब हम एक बार प्लस का निशान लेंगे और एक बार माइनस का निशान लेंगे। तो प्लस का निशान लेंगे तो x बराबर माइनस का 1 प्लस का 35 लेना हमको बटे में 2। 35 में से 1 गया 34, 34 में 2 का भाग गया तो 17। फिर हम माइनस का निशान लेंगे तो x बराबर माइनस का 1 माइनस का 35 और बटे में 2। माइनस का 1 और माइनस का 35 हो जाएगा माइनस का 36 और माइनस के 36 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा माइनस का 18। माइनस का 18 जो कि संभव नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी धनात्मक पूर्णांक की, जबकि ये क्या आ गया? ऋणात्मक पूर्णांक आ गया है जो कि संभव नहीं है। तो प्रश्न ये पूछा गया था दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से है? वो है 17, सॉरी यहाँ पे 14 नहीं आएगा, सॉरी 34 है ना, 34 में 2 का भाग लगेगा 17 आएगा यहाँ पे। तो फाइनली हम लिखेंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 17 और 17 प्लस 1 18 है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसका 14वें का अथवा में प्रश्न पूछा गया था एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई जो है चौड़ाई पर निर्भर है। तो सबसे पहले हम चौड़ाई मान लेंगे, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर है और लंबाई इससे 15 ज़्यादा है तो 15 जोड़ देंगे तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 15 मीटर। यदि उसका क्षेत्रफल मतलब पार्क का क्षेत्रफल, और पार्क कैसा है? आयताकार है, क्षेत्रफल दिया हुआ 250 मीटर स्क्वायर, तो पार्क की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पार्क का जो क्षेत्रफल है ना उसका सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई और बराबर में हमारे पास में है बराबर में 250। अब लंबाई और चौड़ाई का मान रख देते हैं। लंबाई हमारे पास में है x प्लस 15 और गुणा चौड़ाई हमने मानी थी x बराबर में 250। x का अंदर गुणा करेंगे, x का x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 का x से गुणा करेंगे तो 15x बराबर में 250। अब 250 प्लस का इधर आके हो जाएगा 250 माइनस का, एक्स स्क्वायर प्लस 15x और माइनस का इधर आके प्लस का है ना, इधर आके माइनस का हो जाएगा 250 बराबर में 0। अब इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं। अगर हम गुणनखंड विधि से ट्राई करें तो देखते हैं इसमें सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं। 1 का भाग जाता है 250 बार, 2 का भाग जाता है 125 बार और 3 का भाग इसमें जाता नहीं है, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा इसमें, 5 का भाग जाएगा 50 बार, फिर 6 का भाग जाएगा नहीं, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का भी जाएगा, हाँ 10 का जाएगा इसमें भाग 15 बार, सॉरी 15 बार नहीं 25 बार। ठीक है, तो वो संख्या हमें मिल गई है। 250 के आगे माइनस है ना, घटाने पे 15 आना चाहिए, तो घटाने पे 15 आ रहा है यहाँ पे, ये दोनों संख्या है वो है ना, घटाने पे 15 आ रहा है, इनका गुणनफल भी कितना आ रहा है? 250 आ रहा है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 की जगह हम लिख लेंगे 25x माइनस का 10x, क्योंकि 25x में से 10x घटाएंगे 15x आएगा, और माइनस का 250 है, ये बराबर में 0। आगे वाले दोनों पदों में x कॉमन आ रहा है, तो पीछे बचेगा x प्लस 25, और इन पीछे वाले दोनों पदों में 10 कॉमन आ रहा है, तो पीछे बचेगा x प्लस 25 बराबर में 0। अब दोनों में कॉमन है x प्लस 25, और पीछे बचा x माइनस 10 बराबर में 0। दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, x प्लस 25 बराबर में 0 और x माइनस 10 बराबर में 0। तो x बराबर माइनस का 10 उधर जाके हो गया प्लस का 10 मीटर, और यहाँ पे x बराबर हो गया माइनस का 25, जो कि संभव नहीं है, जो कि असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि हमने जो है ना x चौड़ाई मानी है, और चौड़ाई कभी माइनस में होती नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब x का मान कितना आया? 10 मीटर आया। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है ना वो आ गई हमारे पास में 10। फिर हम निकाल लेंगे इसकी लंबाई। तो हम लिखेंगे अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई x बराबर आ गई 10 मीटर। एक हमें इसकी विमा मिल गई है, दूसरी की विमा में निकालनी है लंबाई। लंबाई हमने मानी थी x प्लस 15, x का मान 10 प्लस का 15, तो ये हो जाएगी 25 मीटर प्लस में, क्योंकि माइनस में संभव नहीं है। तो ये था 3 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न है 15वां। सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2,0, 2,0 और 2,0, 2√3 संभव त्रिभुज के शीर्ष है, और भुजाओं की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये बिंदु ए बी सी है। अब यहाँ पे ये संभव त्रिभुज कैसे पता चलेगा? जब तीनों भुजाओं की जो लंबाई है ना वो बराबर आएगी। तो यहाँ पे हमने दूरी का सूत्र लगा दिया। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए बी, भुजा ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे? बी में से ए घटा देंगे, तो बी का पहला निर्देशांक है 2, उसमें से -2 घटाना तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 0। ठीक है, 2 और 2 हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 8, और 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही आएगा, और 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2√2। तो हमने जो भुजा ए बी है ना वो निकाल दी, भुजा ए बी 2√2 इकाई। अब हम निकालते हैं बी सी। बी सी, बी सी कैसे निकालेंगे? हम सी में से बी घटा देंगे, तो 0 में से 2 गया, 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस अब 2√3 में से 0 जाएगा, 2√3 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसका 3, 4 3 12, तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 और 4 हो जाएंगे 16। कितना हो जाएगा? 16, और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे भुजा आ गई भुजा बी सी, भुजा बी सी 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 इकाई। अगली हम भुजा निकालेंगे ए सी। ए सी कैसे निकालेंगे? सी में से ए घटा देंगे, तो 0 में से -2 जाएगा, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस और 2√3 उसमें से 0 घटाएंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4, प्लस और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पे, 12 और 4 हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल निकलता है 4। तो यहाँ पे भुजा ए सी, भुजा ए सी बराबर 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 इकाई। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सिद्ध करोगे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। समबाहु क्या होता है? जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। यहाँ पे तो सिर्फ 2 भुजाएं बराबर आ रही है, तो इसका प्रश्न सही देख लेता मैं। तो प्रश्न मैंने देख लिया, प्रश्न सही है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्या होगा कि 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4, 2 + 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 4 इकाई। तो ये तीनों भुजा इसमें बराबर आ गई। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि भुजा ए बी
बराबर BC बराबर AC। तीनों भुजा कितनी आई है, 4 इकाई है। अतः दिए गए बिंदु जो है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः दिए गए बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसने बोला था कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई भी निकालो, तो हमने वो तीनों भुजाओं की लंबाई भी निकाल दी। तीनों की भुजाओं की लंबाई जो है वो 4 इकाई आ रही है। इसका अथवा में प्रश्न आया गया था, वो भी देख लेते हैं। ये प्रश्न जो है पिछले साल आया था सेम टू सेम, ये इसी साल भी सेम टू सेम आया। यदि बिंदु A 6,1, B 8,2 और C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज आपके सामने बना हुआ है ABCD। फिर आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ओ जो है ना, वो ओ AC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिखेंगे ओ AC का मध्य बिंदु है। बिंदु O के निर्देशांक, O के निर्देशांक निकालेंगे। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। AC का मध्य बिंदु है तो A का निर्देशांक पहले वाले निर्देशांक है ना, दोनों के वो जोड़ दो, 6 + 9/2 और y1 + y2 तो 1 + 4/2। 9 और 6 जोड़ेंगे तो आएगा 15/2 और 4 और 1 हो जाएगा 5/2। इसी प्रकार जो है ना, ये BD का भी मध्य बिंदु है। तो B और D के निर्देशांक जोड़ देंगे। B का निर्देशांक 8, पहला 8 है, दूसरा D का P है, मतलब 8 + P। यहाँ हम लिखेंगे 8 + P/2। पहले निर्देशांक जोड़ने हैं, 8 + P/2 और 2 + 3, 2 + 3/2। तो ये जुड़ेगा नहीं, 8 + P/2 ऐसे रहेगा और 3 और 2 जुड़ जाएंगे 5/2। अब समीकरण 1 और 2 बना दिया। अब समीकरण 1 और 2 दोनों O के निर्देशांक है, अतः इनको बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से 1 जो है ना वो भी O के निर्देशांक है और B भी O के निर्देशांक, इसका मतलब ये बराबर होंगे। तो 8 + P/2 है ना, वो हम बराबर कर लेंगे किसके, 15/2 के। हर में 2 और 2 तो कट जाएगा, तो 8 + P बराबर क्या बचा, 15। और 8 उधर जाएगा, 15 में से 8 घटा देंगे, तो फाइनली P बराबर आ गया 7। तो एकदम आसान प्रश्न है 3 नंबर का। ये पिछले साल भी आया था, सेम टू सेम प्रश्न आया है। अगला प्रश्न सिद्ध कीजिए कि √1 - cos A बटा 1 + cos A बराबर में लाना cosec A - cot A। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण में नीचे वाली जो संख्या है ना उसका निशान चेंज कर लेते हैं और गुणा करना है। तो 1 - cos A है ना, उसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 1 - cos A और 1 - cos A का अंशहर में गुणा करेंगे। ऊपर बन जाएगा 1 - cos A का 1 - cos A से गुणा करेंगे तो 1 - cos A का स्क्वायर। और नीचे लगेगी एक सरसमीका। सरसमीका कौन सी लगेगी, A + B एंड A - B और बराबर में होता है A² - B²। तो A का मान 1 है, A का स्क्वायर 1 ही होगा और cos का हो जाएगा स्क्वायर, cos² A और ऊपर है इसके रूट। तो यहाँ पे है 1 - cos A का स्क्वायर और 1 - cos स्क्वायर जो होता है ना वो बराबर होता है साइन स्क्वायर के और ऊपर है रूट। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 1 - cos A और नीचे बचेगा साइन A। अब हम कर देते हैं इसको सेपरेट, अलग अलग लिख लेते हैं। 1 के नीचे भी साइन A आएगा और cos A के नीचे भी क्या आएगा, साइन A आएगा। 1/sin A होता है cosec A, साइन का व्युत्क्रम cosec होता है और cos/sin होता है cot A। और यही हमें लाना था, ये आ गई राइट हैंड साइड। फाइनली हम लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। एकदम आसान प्रश्न पूछा गया 3 नंबर का। इसी का अथवा प्रश्न पूछा गया था sin A + cosec A का स्क्वायर + cos A + sec A का स्क्वायर बराबर में लाना था 7 + tan² A + cot² A। तो इसमें पहले हम इन दोनों का प्रसार करेंगे सरसमीका की सहायता से। तो यहाँ पे हो जाएगा सरसमीका में sin² A + 2AB 2 sin A और cosec A प्लस cosec² A प्लस दूसरे में सरसमीका लगाएंगे वापस, तो cos² A + 2 cos A sec A प्लस sec² A।
अब इसमें हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को साथ में लेके आ जाते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और दूसरा है 2 साइन ए। साइन ए और कॉसेक के व्युत्क्रम होते हैं, तो साइन कॉसेक ए को हम 1/sin ए लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस सेक ए जो होता है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो सेक की जगह 1/cos ए लिख सकते हैं, और प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन से साइन कट गया और कॉस से कॉस भी कट गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। तो 2 + 2 4, 4 + 1 हो गया 5, 5 तक तो हमने बना दिया, हमें 7 बनाना है। तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमें 7 बनाना और 10 और कॉट लाना है। तो कॉसेक स्क्वायर जो होता है ना वो होता है 1 + कॉट स्क्वायर। ये सारे इस समीकरण से बनते हैं। सेक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर। सेक स्क्वायर जो होता है वो 1 + tan स्क्वायर के बराबर होता है। अब 5 + 1 6, 6 + 1 हो जाएगा 7, प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। और यही हमें लाना था और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। यही हो गया इति सिदम। तो दोनों प्रश्न जो है आसान पूछे गए थे, एक भी प्रश्न कठिन नहीं था इसमें से। प्रश्न संख्या 17 है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एकत्र आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना, विधि का नाम नहीं दिया, हम कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम SO2 की सांद्रता लिखेंगे, फिर बारंबारता लिखेंगे। इसमें हम विधि लगा रहे हैं पग विचलन विधि। तो 4 9 9 2 4 2 और 0.00 से लेकर 0.24। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को जोड़ के है ना, ये 0.00 और 0.04 इनको जोड़ के 2 का भाग देना है। तो इसमें जोड़ेंगे तो 0.04 ही आएगा और आधा करेंगे तो 0.02 आएगा। अब इसमें अपन अंतर जो है ना वो जोड़ते रहते हैं। 0.04 का जो है अंतर चल रहा है, तो 0.06 आएगा, फिर आएगा 0.10, फिर आएगा 0.14, फिर आएगा 20 और 36 18 0.18, और ये हो जाएगा 18 और 4 22। 0.04 का इसमें सब में अंतर चल रहा है। फिर हमें मानना पड़ेगा कल्पित माध्य। माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य मानते हैं ए में से, बीच में से मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लिया 0.14। अब जिसको हमने माना है ना उसका मान तो हो जाएगा 0, ठीक है। और नीचे गिनती आएगी प्लस में और ऊपर गिनती आएगी माइनस में। अगर आप निकाल के देखेंगे तो भी वही आएगा। जैसे अगर आप 0.10 में से 1 हटाएंगे तो माइनस का 0.04 आएगा, और उसमें 0.04 का भाग देंगे ना -1 ही आएगा। मतलब आप सारे x में से है ना 0.14 घटा दो और फिर h का भाग दे दो। h यहाँ पे क्या है वो भी लिख लेते हैं। h जो है वो है 0.04 है। अब हमें निकालना FI UI। तो FI और UI का क्या करना है, गुणा। इस कॉलम का हमें गुणा करना है UI से। तो गुणा कर देते हैं इसमें हम। 4 का -3 से गुणा करेंगे -12, 9 का -2 से करेंगे -18, 9 का -1 से करेंगे -9, फिर आएगा 0, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 4। अब हमें 2 चीज़ें निकालनी है। एक हमें निकालना है सिग्मा FI और एक हमें निकालना है सिग्मा FI UI। इन सबको जोड़ देते, देखो 9 9 18 18 4 22 22 और 23 24 24 4 28 28 और 2 हो गए 30। इसको हल करेंगे ना तो माइनस वाले अलग जोड़ने हैं, प्लस वाले अलग जोड़ने हैं। तो 18 और 2 20 और 30, 30 और माइनस के हो गए 39, और ये 4 और 4 हो गए 8, और माइनस के 39 में से 8 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 31। 8 और 2 10, 10 और 9 29, 1 1 2 1 3, ठीक है 8 हो गया। ये 4 एकम 4, 2 दूनी 4 4 8 और 31 और 8 हो गए 39। सारे मान सही है। अब हम लिखेंगे पग विचलन विधि से माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI गुणा h। हमने सूत्र लिख दिया है। इसमें हम मान रख देते हैं। a का मान है हमारे पास 0.14 प्लस सिग्मा FI UI का मान है -31, सिग्मा FI का मान है 30 और गुणा में है 0.04। अब इसको हम हल कर देते हैं।
तो 0.14 प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस। अब 31 का हमें गुणा करना है 0.04 से, तो गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12 और 2 अंक के बाद लग जाएगा पॉइंट। तो ये हो गया 1.24 और बट्टे में आ गया 30। तो ये है 0.14 माइनस का पॉइंट हटा देते 124 बट्टे में 30, तो है ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे। अब 124 में हमें क्या करना है, 3000 का भाग लगाना है। तो भाग नहीं जा रहा पॉइंट लगेगा, यहाँ आएगा जीरो। अभी भी भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगेगा, फिर यहाँ जीरो आएगा। अब इसमें भाग जाएगा 4 बार, 3 चौक 12, 12,000 आएगा। फिर 004, फिर पॉइंट का आएगा जीरो। अब इसमें जाएगा 3000 में भाग एक बार, 3000, पीछे बचा 1000, पॉइंट का आएगा जीरो। फिर जाएगा इसमें 10,000 में 3 बार, तो आएगा 0.14 माइनस 0.04। पॉइंट के बाद 2 अंक लेने होते हैं, या अपन 3 अंक भी ले लेते हैं यहाँ पे 1 तक। अब 0.14 में से हमें 0.041 माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 3, 13 में से 4 गए 9, यहाँ जीरो। तो फाइनली आंसर आ गया 0.099। और इसकी इकाई देख लेते हैं, SO2 की सांद्रता किस में है, मात्रक लिखा हुआ नहीं है, तो ये इसका आंसर है 0.099। अगला प्रश्न लेते हैं। इसका अथवा पूछा हुआ है, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना आपको सबसे पहले इसमें देखना अंतर समान है कि नहीं है। तो 100 से 200, 200 से 300 अंतर समान है। अगर अंतर समान नहीं है तो आपको बनाना पड़ता है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक जो बारंबारता है ना इसमें वो है 45। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 45 है। जिसके संगत वर्ग अंतराल, 45 के संगत जो वर्ग अंतराल है वो है 300 से लेकर 400 तक। वर्ग अंतराल 300 से 400, 300 से 400 है, ठीक है। तो ये जो 300 से 400 है ना, ये हमारा क्या है, बहुलक वर्ग है। इसमें से ही हमें आंसर मिलेगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है ना, उसको हम L से डिनोट करते हैं। तो L का मान हो गया 300। सबसे अधिक बारंबारता होती है उसको हम F1 लिखते हैं। उससे जस्ट पहले वाली को F0 लिखते हैं 30। उसके जस्ट बाद वाली को F2 लिखते हैं 35। और H जो है अंतर कितने का चल रहा है, 100 का चल रहा है। फिर बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक को Z से दर्शाते हैं। सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो अब इसमें सारा मान रख देते हैं। L का मान हमारे पास में है 300 प्लस F1 का मान हमारे पास में है 45 माइनस F0 का मान है 30। 2F1 का मतलब है 2 का F1 से गुणा करना, और F1 कितना है 45 माइनस F0 है 30 माइनस F2 वो है 35 और गुणा करना में H से, H का मान है 100। तो 300 प्लस 45 में से 30 जाएंगे तो आएगा 15। 45 का 2 से गुणा करेंगे 90, माइनस का 35 और माइनस का 30 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 65 हो जाएंगे। और गुणा करना हमें 100 से। 300 का 300 प्लस का प्लस, ऊपर आ गया 15, नीचे घटा देते हैं तो ये घटाएंगे तो आएगा 25। 5 और 5 10, 6 और 8 और 1 9, और गुणा में है 100। अब इसको हम काटेंगे तो 25 का इसमें एक बार, 25 का इसमें जाएगा 4 बार। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 300 प्लस 15 का 4 से गुणा करेंगे तो 60। 15 गुणा 15 प्लस 60 हो जाएगा, 300 प्लस 60, 300 में 60 जोड़ेंगे ना, आएगा 360। तो 360 इसका क्या उत्तर है। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 8 में से 6 गए, हाँ इसका आंसर आएगा 360, फाइनल आंसर है इसका। अब हम लेते हैं सेक्शन डी, जिसमें निम्नदात्मक प्रश्न आते हैं 4 नंबर के। 18 प्रश्न लेते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर देते हैं, एक मीनार बना देते हैं इस प्रकार से। तो ये एक मीनार है, ये मैंने बनाई है ना AB, ये AB मीनार है, ठीक है। तो इसमें पहले सूर्य का जो उन्नयन कोण है ना वो है 60 डिग्री। तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे D बिंदु पर, ये कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और जब इसका कोण 30 डिग्री हो जाता है, C बिंदु पे कोण कितना 30 डिग्री,
तब जो छाया की लंबाई है ना वो 40 मीटर लंबी हो जाती है। तो ये जो CD है ना वो 40 मीटर है। ठीक है। अब हमें प्रश्न में पूछा गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई जो है वो h है। अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई वो है हमारे लिए h मीटर। अब सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ABD। त्रिभुज ABD में इसमें थीटा जो है ना कोण वो हमारे लिए है 60 डिग्री। इसमें हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, और लंब जो है वो है 60 डिग्री के सामने वाली भुजा AB और आधार है BD। थीटा रख देते हैं, टेन थीटा का मान है 60 डिग्री, AB का मान है हमने h माना है, BD पता नहीं है तो BD का BD लिख लेते हैं। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर में h बट्टा BD। वज्र गुना करेंगे तो h बराबर आएगा √3 BD। और अगर हम यहाँ से BD का मान निकालें, BD का मान, तो वो आएगा h बट्टा √3 मीटर, क्योंकि √3 जो है बटे में चला गया। अब हम एक बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम है ABC। पूरा बड़ा त्रिभुज जिसमें कोण जो है ना 30 डिग्री का है। त्रिभुज ABC में थीटा जो है ना वो है 30 डिग्री। इसमें भी हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब है यहाँ पे AB और आधार जो है ना वो है BC। इसमें हम मान रख देते हैं टेन का टेन, थीटा का मान रखेंगे 30 डिग्री, AB है h और BC के दो टुकड़े हैं। BC के दो टुकड़े, एक तो है BD और एक है CD या DC भी लिख सकते हैं। टेन 60 का मान रख देते हैं 1 बटा √3 बराबर में h बटे में BD प्लस CD। CD का मान हमारे पास में है, CD का मान कितना है 40। वज्र गुणा करेंगे इसमें तो BD प्लस 40 बराबर में √3 का ऐसे गुणा करेंगे √3h। और जो BD का मान आया था वो यहाँ रख देते हैं, h बट्टा √3 प्लस 40 बराबर में √3h। अब ये √3h यहाँ लिख लेते हैं और इसको हम h बट्टा √3 को उधर भेज देते हैं, माइनस का हो जाएगा और बराबर में कितना है 40। इसको हम लसब लेके हल करेंगे, √3 का √3 से गुणा हो जाएगा 3h और माइनस का h है ये, बट्टे में आएगा √3 बराबर में 40। अब 3h में से h घटाएंगे ना तो आएगा 2h और √3 उधर चला जाएगा 40 √3। अब 2 जो है ना वो चला जाएगा भाग में और 40 में 2 का भाग जाएगा 20 √3 मीटर। यही हमारा आंसर है अतः मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी h बराबर 20 √3 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो ये पुल है वो आपको बना हुआ है, इसमें इसकी ऊंचाई जो है ना 3 मीटर है, PD 3 मीटर है। तो इसको हम लिख लेते हैं PD जो है ना, जो पुल की ऊंचाई है ना, पुल किनारों से कितना ऊंचा है, PD 3 मीटर है। ठीक है। और अवनमन कोण जो है ना एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री है। तो ये जो कोण A पे है ना ये 30 डिग्री होगा एकांतर कोण, और ये जो B पे है ये 45 डिग्री होगा। अब हमें ज्ञात करनी है नदी की चौड़ाई। नदी जो है ना यहाँ पे वो है AB, हमें AB ज्ञात करना है। नदी की चौड़ाई क्या है, AB है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PDA में, PDA में, और इसमें जो कोण है ना थीटा वो हमारे पास में है 30 डिग्री, और यहाँ इसमें हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो 30 डिग्री के सामने लंब जो है ना वो है PD और आधार है AD। टेन थीटा, थीटा का मान है हमारे पास में 30 डिग्री। अब PD का मान हमें पता है 3 और AD हमें पता नहीं, AD हम ज्ञात कर रहे हैं। टेन 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर में 3 बट्टा AD। वज्र गुणा करेंगे तो AD बराबर आ जाएगा 3 √3 मीटर। ये हमें मिल गया AD। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम है PDB। त्रिभुज PDB में इसमें थीटा जो है ना वो है 45 डिग्री। थीटा जो है वो कितना है, 45 डिग्री है। इसमें भी हम लगाएंगे टेन थीटा।
टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो 45 डिग्री के सामने लंब है PD और आधार है DB। थीटा का मान रख देते हैं टेन 45 डिग्री, तो PD का मान है हमारे पास में 3 और DB हमें पता नहीं है। टेन 45 का मान होता है 1 बराबर में 3 बटा DB। वज्र गुना करेंगे तो DB बराबर आ गया 3 मीटर। और यहाँ पे हमें पूछा गया था नदी की चौड़ाई क्या थी। नदी की चौड़ाई जो है वो है AB, और AB किसके बराबर है, AD प्लस DB के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई, अतः नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई जो है वो है AB के बराबर, और AB किसके बराबर है, AD प्लस DB के बराबर। AD का जो मान है वो है 3√3 और DB का मान है 3, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा √3 + 1 मीटर। तो ये था अपना प्रश्न संख्या 18, जो कि एग्जाम में अथवा में पूछा गया था 4 नंबर का। अब हम प्रश्न संख्या लेते हैं 19। प्रश्न संख्या 19 है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घनाकार ब्लॉक के एक फलक से एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार काटा गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये जो घन है उसकी भुजा कितनी है, उसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। ये घन की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले माना घन की भुजा को A मानेंगे और ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अर्धगोले का जो व्यास है ना वो इसके बराबर है, तो व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, व्यास बटा 2, 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है ना वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, उसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, और फिर हमें जो है ना ये वाला भाग जो है ना ये हमने काट के बाहर ले लिया, ये वाला भाग हमें नहीं दिखेगा, किसमें से, घन में से, इसलिए ये वाला भाग हमें वापस घटाना पड़ेगा। और ये वाला भाग जो है ना ये वर्त का क्षेत्रफल है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल है। तो इसमें घन का क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, तब हमें वो आंसर मिलेगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr²। तो 6a² प्लस 2πr² में से πr² घटाएंगे तो πr² आएगा, क्योंकि ये r इसमें दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम इसमें मान रख देते हैं 6 का 6, ए क्या घन की भुजा है 14 का स्क्वायर, प्लस पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान है 7 × 7, तो 6 × 14 का स्क्वायर करेंगे 196, प्लस यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 22 का 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 154, 6 का गुणा कर दे 6 × 6 हो जाएगा 36, हासिल के 3, 6 9 54, 54 और 55 56 57, 57 हासिल के 5 हो गए, 6 कम 6, 6 और 5 हो गए 11, और प्लस है 154, इनको जोड़ देते हैं तो 6 और 4 हो गए 10, 7 और 5 12, 12 और 1 13, फिर 11 और 1 12 और 1 13, तो उत्तर आ गया 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, इसी का अथवा में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, एक कमलदान घनाभ के आकार की लकड़ी का बना हुआ है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। परीक्षा में चित्र नहीं आता, एक आपकी किताब में से लिया गया है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए, शंकु के आकार के गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ दी हुई 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई मतलब ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें कलमदान में लकड़ी कितनी है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये खड्डे तो बाहर निकाल दिए हमने, वहाँ पे तो खाली जगह बच जाएगी, तो वो आयतन हमें माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे घनाभ की लंबाई L = 15, चौड़ाई B = 10 और ऊंचाई H = 3.5। शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या दी हुई 0.5, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10, 5/10, 1/2 भी लिख सकते हैं। शंक्वाकार गड्ढे की ऊंचाई H = 1.4 मीटर, इसमें पॉइंट हटा दिया तो 14/10 आ गया। फिर कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना बचेगा, घनाभ के आयतन में से 4 शंकुओं का आयतन घटाना है, तो LBH - 4 गुणा शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² H, 15 × 10 × 3.5, तो 4/3 का 4 का 1/3 से गुणा करेंगे 4/3, पाई का मान 22/7, r² का मान 5/10 × 5/10 और H का मान 14/10। इसमें आपने गुणा किया 15 का 10 से, तो 15 का गुणा करेंगे
3.5 का 10 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा, तो 15 गुणा 35 हो गया। यहाँ पे अगर आप काटापीटी करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या कट रही है। देखिए 5 से ये कट गया एक बार और ये कट गया 2 बार, इसी प्रकार ये एक बार कट गया और ये 2 बार कट गया। 7 से ये कट गया 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया। फिर 4 में इसमें गया 2 बार और इसमें गया 5 बार, एक संख्या और बच गई है। यहाँ पे 2 से 2 भी कट गया, तो ऊपर कितना आया 22 और नीचे 3 गुणा 5 15 हो गया। और 15 22 में 15 का भाग लगाएंगे तो आएगा 1.467 और 325 में से 1.467 घटा के देख लेना आप, 523.533 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आयतन में क्या आएगा क्यूब। तो ये प्रश्न पूछा गया था 19वें में अथवा में, दोनों प्रश्न किताब के थे, एज इट इज संख्या भी नहीं बदली गई थी। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 20। एक पौधे की 30 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटर में सही मापी गई है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की लंबाई का बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक ज्ञात करने से पहले परीक्षा में ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सारणी सतत है या नहीं है। तो ये सतत नहीं है क्योंकि 126 के बाद में 127 आ गया है। सतत नहीं है तो सतत आपको बनानी पड़ेगी। परीक्षा में अगर सतत नहीं बनाई तो आपके आंसर गलत आएगा। तो सतत कैसे बनाते देखिए, सबसे पहले एक का अंतर है ना, एक आधा कर लो। एक आधा करेंगे तो 0.5, तो 0.5 पहली वाली में से घटाना है, दूसरी वाली में जोड़ना है। 118 में से घटाएंगे 0.5 तो आएगा 117.5 और इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 126.5। फिर वापस 127 में 0.5 घटाएंगे तो 126.5 और फिर 135.5। 135.5 से लेकर 144.5, 144.5 से लेकर 153.5 और 153.5 से लेकर 162.5। तो इस प्रकार से ये आपको इसमें सतत बनानी थी। अब बहुलक में अपन देख लेते हैं, वो जो आपको लिखना है वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बहुलक का सवाल अभी हमने किया था। ये जो है आपको चीज़ें यहाँ लिखनी होती है। अब हमें ज्ञात करना है इसका बहुलक। तो बहुलक में आप लिखेंगे सबसे पहले यहाँ सबसे अधिक बारंबारता। यहाँ बारंबारता किसी के पत्तियों की संख्या भी लिख सकते हैं। तो पत्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा कितनी है वो हम देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता जो है ना वो है 12, जिसके संगत वर्ग अंतराल जो है 12 के संगत वो है 112 के संगत जो वर्ग अंतराल है वो है 135.5 से लेकर 144.5 और यही हमारा क्या बहुलक वर्ग है। तो 135.5 से लेकर 144.5 तक ये हमारा बहुलक वर्ग है। इसकी जो निम्न सीमा है एल का मान वो है 135.5। F1 का मान सबसे अधिक बारंबारता होती है और इससे जस्ट पहले वाली F0 होती है, इसके जस्ट बाद वाली F2 होती है। और H का मान जो है इसमें अंतर कितने का चल रहा है, अंतर इसमें चल रहा है 8 का। 8 का नहीं चल रहा है, सॉरी 8 का पहले चल रहा था, अब 9 का अंतर चल रहा है। देखो 17 में 9 जोड़ेंगे 26 आएगा, 26 में 9 जोड़ेंगे 35 आएगा। तो यहाँ H का मान कितना है 9 है। अब सारे मान इसमें रख देते हैं। सबसे पहले L का मान है 135.5 प्लस F1 का मान है 12 माइनस F0 का मान है 5 बट्टे में 2F1, 2 गुणा F1 का मान 12 माइनस F0 का मान 5 माइनस F2 का मान 6 और गुणा में H का मान है 9। तो 135.5 एज इट इज़ प्लस 12 में से 5 गए 7, 12 का 2 से गुणा करेंगे 24 माइनस 6 और 5 हो गए 11 और गुणा करना हमें 9 से। 135.5 प्लस 7 बटे में 24 में से 11 घटा देते तो आएगा 13 और गुणा में कितना है 9। अब 13 और 9 करते नहीं हैं तो गुणा करके भाग लगा देंगे। 135.5 प्लस 9 का 7 से गुणा करेंगे 63, 63 बटा 13। तो हम क्या करते हैं 63 में 13 का भाग लगा देते हैं। 13 एकम 13, 13 चौक 52 हो जाएगा और 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर भी 1 पॉइंट लगेगा, यहाँ आएगा 0। 13 8 104, 8 बार जाएगा भाग 104, पीछे बचा 6 पॉइंट का आएगा 0। 13 चौक 52, पीछे बचा 8 और इसमें जाएगा 13 सकड़ी 78, 6 बार। तो 135.5 प्लस 4.85, तीसरा अंक 5 है, 5 से बड़ा होता है, एक अंक बढ़ा देते हैं।
अब इसको हम जोड़ देते हैं। 135.5 में हमें जोड़ना है 4.85। जोड़ेंगे तो 5, 8 और 5 13, हासिल का 1, 5 और 4 9, 9 और 1 10, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 का 1। तो फाइनल आंसर है 140.35 और इसका मात्रक है mm, मिलीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा बहुलक का। फाइनल क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों के दैनिक खर्च के निम्नलिखित बंटन का माध्य पग विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पग विचलन विधि का नाम दिया हुआ है तो उसी विधि से हमें करना पड़ेगा। तो इसकी मैं सारणी बना देता हूँ, फिर हम इसको हल कर देते हैं। तो इसकी सारणी मैंने बना दी है। अब इसमें सबसे पहला कॉलम प्रश्न में था दैनिक खर्च, फिर श्रमिकों की संख्या। अब हमें निकालना है इसमें वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? 20 से 60 है ना, इसको जोड़ के आधा करना है। तो 60 पे 20 जोड़ेंगे 80, 80 का आधा हो गया 40। फिर आप इसमें देखेंगे इसमें अंतर कितने का चल रहा है, सब में अंतर 40-40 का अंतर चल रहा है। तो 40-40 जोड़ते रहो। तो इसमें 40 जोड़ेंगे तो आएगा 80, 80 में जोड़ेंगे तो मतलब 4 का बाड़ा लिखते रहो। 4 3 12, 416, 4 पंजे 20 और इसमें 20 और 4 24। ठीक है, 40-40 हमने जोड़ दिया। अब हमें मानना पड़ेगा कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हम मानते हैं x में से। x में से मैं मान लेता हूँ इसमें से 160। तो 160 वाले को तो लिख दो 0, u निकालेंगे तब। ठीक है, और नीचे गिनती प्लस में और ऊपर गिनती माइनस में। कैसे आ रही है आप करके भी देख सकते हैं। जैसे 40 है ना x का मान, 40 में से 160 घटा दो, ठीक है 120 आएगा। और 120 माइनस का आएगा, उसमें आप 40 का भाग लगा दो, माइनस का 3 आएगा। और अगर हम यहाँ बात करें h का मान तो वो है 40। करके देखेंगे ना, सारे x में से अगर आप 160 घटा के देखोगे और फिर 40 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा। अब अगला कॉलम है हमारे पास में FI तो f वाले का UI से गुणा करना है। इस वाले कॉलम का हमें उस वाले कॉलम से गुणा करना है, इनको दोनों को गुणा कर देते। देखो 2 का -3 से गुणा करेंगे माइनस का 6, 3 का -2 से करेंगे माइनस का 6, 7 का -1 से करेंगे -7, फिर 0, फिर 6 और फिर 6 दूनी 12। अब हमें दो चीज़ें निकालनी, एक तो सिग्मा FI और एक निकालना है सिग्मा FI UI। तो सिग्मा FI कहीं दिया हुआ तो नहीं, 30 श्रमिक है ना, तो इन सब का योग 30 आएगा। करके भी देख लेते हैं। 36 18, 18 7 25 और 5 30 हो गए। अब हमें इनको हल करना है। इनको हल करने का तरीका, माइनस वाले जोड़ दो पहले। 6 और 6 12, 12 और 7 19, माइनस के 19 आ गए। और 12 और 6 हुए प्लस के 18, और 19 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 1। तो ये आ गया माइनस का 1। FI सिग्मा FI का मान कितना आया? -1। अब हम इसमें सारे मान रख देते हैं सूत्र में। पग विचलन विधि से माध्य x बराबर होता है a प्लस सिग्मा FI बटे में सिग्मा FI गुणा h। a का मान रखेंगे 160 प्लस सिग्मा FI का मान -1 बटे में सिग्मा FI का मान 30 और गुणा में 40। 160 का 160 प्लस का गुणा माइनस करेंगे माइनस, 0 से 0 कट गया, नीचे आ गया, ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 3। अब 4 में हमें क्या करना, 3 का भाग लगाना है। तो 3 का भाग जाएगा पहले तो एक बार, फिर पीछे बचा 1, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ लगेगा 0, 3 3 9, ऐसा ये चलता रहेगा। 1.3 1.3 ऐसे चलता रहेगा। तो 3 एकम 3, पीछे बचा 1, ठीक है। तो यहाँ आ गया 160 माइनस 1.33, पॉइंट के बाद 2 अंक ले लेते हैं। तो हमें 160 में से 1.33 घटाना है। तो यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 3 गए 7, 9 में से 3 गए 9 में से 3 गए 6, 9 में से गए 8 और यहाँ बचा 15। 158.67 और इसमें इकाई लगेगी आपके रुपए में। तो ये था अपना आज का पेपर जो 24 फरवरी 2024 को आयोजित हुआ है। ओवरऑल देखें तो पेपर आसान है। कुछ प्रश्न जो है आपके नए प्रश्न हैं, इसमें कुछ घुमा के दिए हुए। ओवरऑल देखें तो पेपर जो है वो आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये था अपना इस पेपर का सॉल्यूशन। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.